एक महीना हो गया, पूरा एक महीना 3.5-4 लाख से ज़्यादा किसान बैठे हुए हैं अपने देश की राजधानी दिल्ली के बाहर। सरकार उन्हें आने नहीं दे रही। सिंघू बॉर्डर पे 25 किलोमीटर की लाइन लगी है। टिकरी बॉर्डर पे पहले 15 किलोमीटर की लाइन थी, अब वो 30 किलोमीटर की लाइन हो गई है। चारों 4 लेन हाईवेज पे ट्रैक्टर, ट्रॉली, घर बनाए हुए लोग बाग बैठे हुए हैं। गाजियाबाद की बॉर्डर पे जहाँ शुरुआत में 2-2.5 लोग थे, आज 20,000 से ज़्यादा हो गए हैं और 26 तारीख को और हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पलवल की बॉर्डर जो सबसे कमज़ोर मानी जाती थी, पलवल की बॉर्डर को भी जाम किए हुए हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हैं। अभी नई बॉर्डर, आखिरी बॉर्डर जो 5वीं बॉर्डर थी, वहाँ शाहजहाँपुर की बॉर्डर पे भी 10,000 के करीब लोग बैठ चुके हैं। और बम्बई से महाराष्ट्र के किसानों का एक शानदार जत्था, कई किलोमीटर लंबा गाड़ियों का एक जत्था वहां पर पहुंचने वाला। क्यों आए ये किसान? गोदी मीडिया में इतना बड़ा किसान आंदोलन कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं उनके सवालों पर, किन मुद्दों को लेकर वो चिंतित हैं, इन सवालों को लेकर कोई बहस हो रही है? उल्टा काम हो रहा है। सरकारी पार्टी के नेता इस देश में एक बड़ा योगदान किए हैं कि वो केवल नफरत फैलाना जानते हैं। विद्यार्थी अगर लड़ेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएगा। मजदूर अगर संघर्ष करेंगे तो वो देशद्रोही हो जाएंगे। बुद्धिजीवी अगर संघर्ष करेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिए जाएंगे। अब इन किसानों के खिलाफ भी उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। पहले कहा गया कि खालिस्तानी है, उसके बाद कहा गया कि पाकिस्तानी है, उसके बाद कहा गया कि देशद्रोही है। ये विमर्श कहाँ ले जाएगा इस देश को? मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, असहमति हो सकती है, सहमति हो सकती है, व्याख्या हो सकता है, री इंटरप्रिटेशन हो सकता है, पुनर्व्याख्या की जा सकती है। लोकतंत्र में यही एक तरीका है जिसके जरिए विमर्श होना चाहिए। नहीं हो रहा। अब वो नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम हम तो करें। बिल्कुल जटिल लड़ाई नहीं है, ये कानून बिल्कुल भी जटिल नहीं है। किसान पूरी तरीके से समझता है, उनको गोदी मीडिया की समझ में आए या ना आए। ये जो धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं मीडिया में, कुंभकर्ण के सहगोत्री और कॉरपोरेट का पैसा लेकर, ये भले ही कुछ भी बोलते रहे, लेकिन वास्तव में क्या खतरा है? पहला कानून है जिसको लेकर आया वो मंडी तो चलेगी, मंडी तो चलेगी, मंडी खत्म नहीं हो जाएगी। क्या फालतू की बातें हो रही हैं? अगर सरकारी खरीद का मैकेनिज्म पूरी तरीके से बंद हो गया, जो कि होगा ही, अभी सरकार ये कह रही है कि वो जो मंडी कमेटी है वो भी चलती रहेंगी और उसके साथ साथ प्राइवेट खरीद भी चलती रहेगी। यही सरकार थी जिसने आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले बोला था, और नरेंद्र मोदी जी ने खुद विज्ञापन किया था जियो का। तब उन्होंने कहा था कि जियो भी चलेगा, बीएसएनएल भी चलेगा। आज हालत क्या हुई? बीएसएनएल को 4G नहीं मिला, बीएसएनएल को अपने जो तंत्र है, जो एपरेटस है, जो विस्तार है, उसको करने की अनुमति नहीं मिली। और आज बीएसएनएल के टावर से 5G जियो के जा रहे हैं। बीएसएनएल ठप हो गया, जिसने इस देश में ये जो आईटी की रेवोल्यूशन को और सूचना की क्रांति को गाँव-गाँव तक पहुंचाने का काम किया था, वो ठप हो गया और जियो का राज शुरू हो गया। ठीक वही प्रक्रिया किसानों के साथ दोहराई जाने वाली है, जिसे किसान समझता है। अब सरकारी खरीद नहीं होगी। सरकार कह रही है सरकारी खरीद भी होगी, लेकिन प्राइवेट खरीद भी होगी। प्राइवेट खरीद करने वाला गांव जाएगा और गांव जाकर चौपाल पर जाकर खरीदेगा, कुछ एडवांस भी दिया जाएगा, जो एक साहूकारी का तरीका होता है, उस तरीके से खरीद की जाएगी। और बिल्कुल यकीन रखिए, आने वाले 2 साल तक गांव में जाकर प्राइवेट कंपनियां जो खरीदारी करने वाली हैं वो ज़्यादा रेट पर होंगी। 2-5% ज़्यादा ही पैसा देकर वो आएंगी, और 2-5% ज़्यादा पैसा देने के बाद जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी एपीएमसी की मंडियाँ, सरकारी मंडियों में चूहे दौड़ने लगेंगे। उसके बाद जिस तरीके से जियो ने शुरू किया था कि 0 से शुरू किया था, मुफ्त में नेटवर्क दिया जाएगा, आज वो नेटवर्क की कीमत 599 रुपये तक पहुँच चुकी है। और आने वाले दिनों में जब उनकी मोनोपोली पूरी हो जाएगी तब वो कहाँ तक पहुँचेगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। सरकारी खरीद का ये जो मैकेनिज्म था, ये किसी नेता के दिमाग में आई हुई सद्बुद्धि की वजह से नहीं बना था। देश भर में मदर इंडिया फिल्म में जिस तरीके से सुखी लाला ने थोड़ा सा कर्जा देके पूरी की पूरी जमीन छीन ली, बैल जोड़ी छीन ली, और आखिर में उसके परिवार की बहू बेटियों पर भी नजर डालने लगा, उस वैसा ही हुआ करता था इस देश के अंदर।
साहूकार हुआ करते थे, आड़तिया हुआ करते थे, वो खरीदा करते थे और उसके बाद उसको लूट लिया करते थे। ठीक वही स्थिति थी जिसकी वजह से 1960 में एपीएमसी का एक्ट बना और ये कहा गया कि नहीं, एक ही जगह पर खरीद होगी, मंडी कमेटियों की देखरेख में खरीद होगी और मंडी कमेटियों का भी ढांचा सरकारी ढांचा नहीं होगा, किसानों के वोट से मंडी कमेटी चुनी जाएगी। मंडी कमेटियों की कार्यप्रणाली में कमजोरियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंडी कमेटियों को भंग कर दिया जाए। इस देश में जो पुलिस थाने हैं, उन पुलिस थानों में तमाम सारे अपराध होते हैं, बहुत कमजोरियां हैं। तो क्या किया जाए? पुलिस थानों को बंद कर दिया जाए और कुछ मस्तानों को, बाहुबलियों को कानून व्यवस्था का जिम्मा जो कभी आदिम काल में हुआ करता था वो दे दिया जाए? नहीं, सुधार की आवश्यकता है। पार्लियामेंट में बहुत सारे ठग बैठे हुए हैं, बहुत सारे डकैत बैठे हुए हैं, बहुत सारे हत्यारे बैठे हुए हैं, तो क्या पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए? नहीं, लोकतंत्र में इस तरीके की चीज़ों को सुधारे जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन सुधारने की बजाय वो उसकी जगह कॉरपोरेट कंपनियों को लाना चाहते हैं और लाना नहीं चाहते, वो आ गई हैं। पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पर जियो के पैकेट्स और अडानी के बड़े बड़े स्टोर करने वाले सिलो जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कानून के बनने के पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। जिस तरीके से नोटबंदी के आने के पहले अंबानी और अडानी और अमित शाह और इन सारे लोगों के सारे नोट 2 दिन पहले कैश करा लिए गए थे, उसी तरीके से इन कानूनों के बनने के पहले भी उन्होंने लूटने की तैयारी कर ली। अगर ये हो गया तो इस देश की खेती आने वाले 10 सालों में नहीं बचेगी, ये समझने की आवश्यकता। इसीलिए किसान का कहना है कि हमें निजी खरीद नहीं चाहिए। ये जो दावा किया गया है ना कि देश के किसी भी कोने में जाकर किसान बेच सकता है, ये फ्रॉड है, ये पाखंड है। देश के किसी भी कोने में वो किसान जाकर क्या बेचेगा जो अपने गंज रामपुर के 5 किलोमीटर दूर के गांव से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के मंडी कमेटी में मुरैना में आकर बेचने के लिए जो आता है, उसकी लागत नहीं निकल पाती। 15 दिन तक कैलारस के आसपास के किसान जो है वो बाजरा की खरीद की सहकारी सोसाइटी पर खड़े रहे। 15 दिन में उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली का जो किराया निकला पूरी फसल को बेचने के बाद, उतना पैसा भी उनके हाथ में नहीं आया। तो यहाँ संरक्षण की आवश्यकता है और वो संरक्षण निजी कंपनियां नहीं दे सकती। उस संरक्षण की पहली शर्त है कि सरकारी खरीद हो और उसके साथ साथ सरकारी खरीद, स्वामीनाथन आयोग ने जो एमएसपी का फॉर्मूला दिया था जिसमें ये कहा गया था कि जो लागत आती है C2 जो होती है, कॉस्ट 1 वो जो कच्चा माल जो लगाया गया है, बीज है, खाद है, डीजल है, बिजली है, आपाशी है, और C2 वो मेहनत जो की गई है वो परिवार के लोगों ने की हो या खेत मजदूरों ने की हो, इन दोनों के जोड़ को लगाकर उसमें 50% मुनाफा जोड़ के उससे ड्योढ़ी कीमत पर, लागत से ड्योढ़ी कीमत पर एमएसपी तय की जानी चाहिए। और एमएसपी केवल तय नहीं की जानी चाहिए, एमएसपी के आधार पर एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए। 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित की जाती है, लेकिन इस देश में केवल धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीद होती है। कई जगह पर छुटपुट रूप में दाल खरीद ली जाती है, लेकिन बाकी की 23 फसलों को कोई नहीं खरीदता। उन सारी 23 फसलों के लिए एमएसपी और बाकी फसलों के लिए भी केरल की सरकार ने क्या किया? केरल की सरकार ने सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है और ये कहा है कि अगर उस समर्थन मूल्य से कम समर्थन मूल्य मिलता है, सरकार उस समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार है। तो ये जो एक तरफ केरल की सरकार है और दूसरी तरफ हमारी सरकार कह रही है एमएसपी तो घोषित करेंगे, कानून के बारे में विचार करेंगे, लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में ये हो रहा है कि एमएसपी के सिस्टम को भी खत्म कर दिया जाएगा और मंडियां भी खत्म कर दी जाएंगी और अडानी और अंबानी नहीं, अमेरिका की कारगिल और मॉन्सेंटो जैसी बड़ी बड़ी अनाज कंपनियों का भी एक बड़ा इजारा कायम होने वाला है। ये लड़ाई जीवन और मौत की लड़ाई है, ये लड़ाई खेती की जिंदगी को बचाने की लड़ाई। और दूसरा कानून ठेका खेती का कानून है। ठेका खेती कानून के तजुर्बे क्या है? अभी हाल के तजुर्बे क्या है? गुजरात में और पंजाब में पेप्सी को फसल के लिए और गन्ने के लिए ठेका खेती हुई। उस ठेका खेती में क्या कहा गया? जिस कंपनी ने, पेप्सी कंपनी ने उनको ठेका दिया था, उन्होंने कहा कि हम इस कीमत पर आलू खरीदेंगे। आलू के आने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी जो खाल है, इसकी जो परत है, आलू का जो छिलका है वो थोड़ा ज़्यादा पीला हो गया है, इसलिए हमारे किसी काम का नहीं है। सैकड़ों हजारों टन आलू
किसानों का बर्बाद हो गया, कंपनी ने खरीदने से मना कर दिया और जो कंपनी के साथ डील हुई थी उस डील के बजाय उनको 8 आने 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से आलू बेचना पड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली में लोडिंग अनलोडिंग का जो खर्चा था वो भी नहीं निकल के आया, बर्बाद हो गए किसान। गन्ना किसान के साथ भी यही हुआ कि इसमें जो शुगर कंटेंट है वो कंटेंट कम है, इसलिए आपका गन्ना हम नहीं खरीदेंगे। अभी इसी फसल में मध्य प्रदेश के पिपरिया में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के पिपरिया में धान खरीदा गया, धान खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने ये कह दिया कि ये जो इसमें हेक्सा नाम का जो केमिकल है उसकी तादाद ज़्यादा है। किसान ने ये कहा कि मैंने अपने खेत में और मेरे खेत के आसपास के 500 मीटर के खेत में किसी ने ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया जिसमें हेक्सा आता हो, इसकी लेबोरेटरी में जांच कराई जानी चाहिए। लेबोरेटरी में जांच नहीं कराई गई और नतीजा ये निकला कि केवल उस कंपनी ने ये लिख दिया कि इसमें हेक्सा ज़्यादा है और उसका पूरा का पूरा धान पड़ा हुआ है। इस तरीके की जो तानाशाही चलेगी उससे किसान तबाह होगा। पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को फायदा नहीं होगा। एक अनुभव मैंने आपको बताया अभी ताज़ा, पिपरिया का, पंजाब का और गुजरात का। एक अनुभव इतिहास का है और इतिहास का अनुभव ये है कि अंग्रेजों ने आके यहाँ पर नील की खेती कराई थी। अंग्रेजों के कारखानों में जो कपड़ा बनता था उस कपड़े को शोधित करने के लिए, रिफाइन करने के लिए नील चाहिए था। उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में नील की खेती कराई गई, कॉन्ट्रैक्ट हुए। रिकॉर्ड क्या कहता है? रिकॉर्ड ये कहता है, इतिहास का रिकॉर्ड ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों से हुए थे उसमें अगर 100 रुपया देना था तो किसान को केवल 40 रुपया मिला, 60 रुपया उनका कंपनियों ने कभी दिया नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि 3 साल तक जिस जमीन पर नील की खेती हो जाती थी वो जमीन आने वाली 5 साल के लिए बंजर हो जाती थी। तो जिस जमीन पर धान पैदा हुआ करता था उस धान की जगह जबरदस्ती किसानों से नील कराया गया। नतीजा ये निकला कि 5 साल के लिए वो बंजर हो गए। इस 8 साल के गैप का नतीजा क्या निकला? 3 अकाल पड़े थे इस देश में जिनमें करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये जो ठेका पर खेती कराने आने वाले हैं वो गेहूं चावल पैदा करेंगे, उन्हें अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जिस नकदी फसल की आवश्यकता होगी, कैश क्रॉप की आवश्यकता होगी, वो पैदा की जाएगी और वही पैदा नहीं की जाएगी। मुरैना में की एक बॉर्डर से लेकर दूसरे तक चंबल की जितनी भी जमीन थी बिहार की, उस जमीन का 25 लाख हेक्टेयर जमीन थी, वो उस जमीन का ठेका दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लीज दी गई थी मैक्सवर्थ नाम की अमेरिकन कंपनी को, जिससे किसान सभा ने संघर्ष कर करके वापस कराया। वो कंपनी क्या करने वाली थी? वो कंपनी वहाँ गेहूं चावल दाल पैदा करने के लिए नहीं आ रही थी, जबकि वो जमीन जो है चूंकि चंबल किनारे है तो बेहद उपजाऊ जमीन, वो वहाँ पर जट्रोफा पैदा करने के लिए आ रही थी। जट्रोफा मतलब जिससे डीजल बनता है, बायोडीजल बनता है। वो वहाँ पर इत्र और सुगंध के फूल पैदा करने के लिए आने वाली थी ताकि यूरोप की और विकसित देशों के बाजार की आपूर्ति की जा सके। विकसित देशों के साथ ये समस्या है कि उनकी जेब में पैसा तो है लेकिन उनके पास वो मौसम नहीं है और मौसम खरीद तो नहीं सकते। 6-6 महीने तक बर्फ से वो ढके रहते हैं, तो उनको फल भी चाहिए, उनको फूल भी चाहिए, उनको इत्र भी चाहिए। इन सारी स्थितियों को, इन सारी चीज़ों को, भोग विलास की वस्तुओं को हासिल करने के लिए उन्हें एक डंपिंग ग्राउंड भी चाहिए जहां पर वो अपना कचरा पाट सके और जहां से पैदा करके वो अपने लोगों की सुख सुविधा को पूरा कर सके। तो ठेका खेती का मतलब किसानों की जमीन का छीनना, उनकी आमदनी का सिकुड़ना ही नहीं होगा और देर सवेर उनकी जमीन उनके हाथ से कंपनी के रिकॉर्ड में पहुंच जाना ही नहीं होगा। झूठ बोलती है ये सरकार। सरकार ने यह कहा कि खेती की जमीन किसी भी सूरत में कंपनी के हाथ में नहीं जा सकती, बिल्कुल बकवास है। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर वो अदायगी को लेकर कोई संकट पैदा होता है तो आरआरसी का कुर्की वारंट जारी किया जा सकता है। और कुर्की वारंट का मतलब क्या है? कुर्की वारंट का मतलब है कि उस जमीन को जब्त किया जाएगा और जिसकी अदायगी होनी है उसको दिया जाएगा। अब उसमें ये नहीं लिखा कि जमीन कंपनी को दी जाएगी, लेकिन कानून का मतलब क्या निकलता है? और तीसरा जो सबसे खतरनाक असर इसका पड़ने वाला है, वो असर ये पड़ने वाला है कि खाने पीने की चीजें जिनमें हमने आत्मनिर्भरता हासिल की। एक जमाना था जब हमारे देश के बारे में ये कहा जाता था कि जैसे एक कॉमन वो है ना कहावत कि हैंड टू माउथ है, वो रोज कमाता है रोज खाता है। हमारे देश के बारे में दुनिया कहती थी कि वो शिप टू माउथ है।
अगर पानी के जहाज में दुनिया भर से गेहूं चलकर नहीं आता, वो कैसा गेहूं आता था, पीले रंग का हमने खाया है, लाल रंग का, अगर वो गेहूं नहीं आता था तो देश भूखा सोता था। इसमें हरित क्रांति के बाद और किसानों की मेहनत के बाद एक ऐसी हालत पैदा हुई कि हमने अपने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। आत्मनिर्भरता ही हासिल नहीं कर ली, दुनिया के देशों को भेजने भी लगे। 7.5 करोड़ टन से ज्यादा गोदाम में जमा है। अगर ठेका खेती शुरू होगी तो वो खाद्यान्न पैदा करने के लिए थोड़ी होगी, तो लोग भूखों मरेंगे क्या? कुछ कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे के लिए क्या हिंदुस्तान की जनता भूखों मरेगी क्या? इसलिए ये ठेका खेती का जो कानून है वो दरअसल इस पूरे देश को ही अमेरिका और इन बड़े बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ में ठेके पर देने की योजना है, जिनके पैसे से, जिनको नमस्ते ट्रंप करके नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं। अब वो अपनी जेब से नहीं बल्कि इस देश के खेती के अस्तित्व से, मजदूरों के कानून वो बना चुके हैं, मेहनत के अस्तित्व से उनका व्यवहार चुकाना चाहते हैं, जिसे कबूल नहीं किया जाएगा। और तीसरा कानून तो और भी खतरनाक है। उसमें सरकार ने ये छूट दी गई है कि हमारे देश में ये कानून 1955 में बना था, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उस कानून में ये प्रावधान किया गया था कि लोग, इंसान की जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीज है उन पर ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। आलू पर, प्याज पर, तेल पर, तिलहन पर, आटे पर, दाल पर, चावल पर, इन 6 चीजों की जमाखोरी प्रतिबंधित की गई थी। एक निश्चित सीमा से ज्यादा कोई अपने गोदाम में नहीं रख सकता। क्या किया है मोदी जी ने? उन्होंने वो सीमा हटा दी। अब असीमित मात्रा में 1 लाख टन भी अगर अडानी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, भले ही देश की जनता भूखों मरती रहे। और केवल इतना ही नहीं किया, पहले ये कहा गया था कि केवल आड़तिया जो व्यापारी है वो व्यापारी ही अपने यहाँ पर स्टॉक रख सकता है। अब उन्होंने उसकी लिमिट बढ़ा दी, आड़तिया भी रख सकता है, कंपनी भी रख सकती है, कंपनी का एजेंट भी जो है वो रख सकता है। ये जो वेयर हाउसेज बने हुए हैं, वेयर हाउस से जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक जो है वो भी एक स्टॉक रख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन ट्रांसपोर्टर्स के गोदाम में भी बड़ी तादाद में अनाज को रखा जा सकता है। इन 6 चीज़ों को रखा जा सकता है। नतीजा क्या निकलने वाला है? सिंपल नतीजा निकलने वाला है, जो निकला भी, कि पिछले 3 वर्षों में सबसे बेहतर आलू और प्याज का उत्पादन हुआ था 2019 में, जो फसल बाजार में आई थी 2020 में। और इस 2020 में आलू सबसे महंगे बिके, प्याज सबसे ज्यादा महंगी बिकी। अरे पूंजीवादी अर्थशास्त्र का सिद्धांत है मांग और पूर्ति का सिद्धांत। अगर मांग के से ज्यादा पूर्ति अगर होगी, अगर बेहतर आलू आएगा बाजार में तो उसकी कीमत घटनी चाहिए। लेकिन आलू और प्याज की मात्रा ज्यादा तादाद में आने के बाद भी चूंकि बाजार में एक बैरिकेड लगा दिया था, गोदाम में जमाखोरी कर ली गई थी, तो कीमत बढ़ती चली गई। ये पूंजीवादी अर्थशास्त्र के सिद्धांत को भी झुठलाना चाहते हैं, क्योंकि पूंजीवाद मनुष्यता को भी झुठलाकर मौत की दम पर भी अगर उनको कुछ करना होता है मुनाफे के लिए तो करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और इन तीनों बिलों का सबसे बड़ा समग्र असर जो होने वाला है, वो समग्र असर होने वाला है इस देश के लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा पर, फूड सिक्योरिटी पर। जब सरकार खरीदेगी नहीं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गोदामों में वो जमा भी नहीं होगा। और अगर वो स्टोर में नहीं आएगा, भंडार में नहीं आएगा, तो राशन की दुकानों से बटेगा क्या? बीपीएल वालों को क्या दिया जाएगा? पीले कार्ड वालों को क्या मिलेगा? तो जाहिर सी, और ये जो बफर स्टॉक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या राज्य सरकार का, वो बफर स्टॉक अलार्मिंग सिचुएशंस में, जब बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करके ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, उस वक्त ये बफर स्टॉक काम आता है, जिसकी वजह से उन कीमतों को कम किया जाता है। वो बफर स्टॉक आप खत्म कर देंगे तो पूरी छुट्टा छूट मिल जाएगी। इसलिए ये जो किसानों का मसला है वो केवल किसानों का मसला नहीं है। पहली बात तो यही झूठ है कि पंजाब हरियाणा का मसला है। पंजाब हरियाणा नहीं है, दिल्ली के बॉर्डर के पास पड़ते हैं पंजाब हरियाणा, इसलिए उसके किसान ज़्यादा हैं। दिल्ली के बॉर्डर के पास पड़ता है बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, उसके किसान ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, कोरोना काल है, ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। दिल्ली के नज़दीक पड़ता है आगरा, मथुरा, हरियाणा, जाहिर है कि वहाँ के किसान जो है वो ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बाद भी दूर दराज पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। केरल में अनिश्चितकालीन धरने जो है वो शुरू हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुके हैं, तमिलनाडु में कलेक्टरों को घेरा जा रहा है, मध्य प्रदेश में कल गिरफ्तार कर लिया गया आंदोलन करते हुए लोगों को। देश का एक भी कोना
ऐसा नहीं है जहां पर आंदोलन नहीं चले, आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनना चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती? हमारे जो कृषि मंत्री है वो इस पूरे वार्ता के दौर में केवल एक बात सही बोले, और वो बात ये बोले कि अगर हमने इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया तो कॉरपोरेट के आगे हमारी जो छवि है वो खराब हो जाएगी, कॉरपोरेट की निगाहों में हम कमजोर साबित होंगे। उन्हें 130 करोड़ जनता की निगाहों की चिंता नहीं है, उसकी थाली की चिंता नहीं है, इस देश के हेल्थ की चिंता नहीं है। उन्हें केवल चिंता है तो केवल एक बात की, और वो ये कि उन्हें कॉरपोरेट कंपनियों की निगाहों में खरा उतरना है। अब वो खरे कैसे उतरेंगे इसके बारे में आप समझ सकते हैं। वो आंखें बंद किए बैठे हैं। 40 किसानों की मौत हो चुकी है, 4 डिग्री सेल्सियस की ठंड पड़ रही है, लोग उस ठंड में भी लेटे हुए हैं, खुली सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उन्हें एक ही काम आता है, और वो काम आता है कि कॉरपोरेट के मुनाफों की रक्षा किस तरीके से की जाए। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये आंदोलन केवल दिल्ली की बॉर्डर्स पर ही सीमित नहीं रहेगा, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है पूरे देश भर में। जब हम लोगों ने ये बहिष्कार कहा कि कल किसान दिवस के दिन 23 तारीख के दिन पूरे देश भर में 23 दिसंबर को स्किप द लंच, किसान के सम्मान में दोपहर के भोजन को छोड़ा जाएगा। करोड़ों की संख्या में लोगों ने ये काम किया और वो भोजन को उन्होंने छोड़ा। एक बड़ा व्यापक समर्थन मिल रहा है। मध्यम वर्ग के लोग, उच्च मध्यम वर्ग के लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से कॉरपोरेट लूटता है। विद्यार्थी, महिलाएं, सारे लोग, संगठन लोग शामिल होना है। एक बड़ा समर्थन मिला है। यह आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन दिल्ली की बॉर्डर से हर गांव की बॉर्डर तक भी पहुंचेगा और वहां तक तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस बड़े मसले को, इन तीनों कानूनों और बिजली के प्रस्तावित कानून को वापस कराने का काम नहीं करा लिया जाता, और उसी के साथ साथ एमएसपी के बारे में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू नहीं करवा लिया जाता। ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। आखिरी बात यह कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई न कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। किसान अड़े, किसान बिल्कुल नहीं अड़े। किसान केवल एक बात लेकर आए कि भाई हमने तो तुमसे नहीं कहा था कि ऐसे कानून बनाओ, हमने तो कहा था 2 कानून बनाओ। हमने किसानों की पार्लियामेंट में 25 नवंबर 2018 को 2 कानून बनाकर दिए थे जो इस देश की पार्लियामेंट में पेश किए गए थे। पहला कानून था कर्ज मुक्ति का कानून, दूसरा कानून था एमएसपी का कानून। वो तो आपने बनाया नहीं। ये कानून हमसे पूछे बिना बनाए हैं, कॉर्पोरेट के कहने पर बनाए हैं। हम क्यों मानेंगे इन्हें? आप उनको वापस लो। वो बोले ये संशोधन कर लेते हैं, वो संशोधन कर लेते हैं। देखिए, जिंदगी और मौत, इसके बीच में कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता। आप अगर ये कहेंगे कि पोटेशियम साइनाइड खा के मरोगे, फांसी पर लटक के मरोगे, पंखे से लटक के मरोगे, जहर पी के मरोगे, रेल की पटरी के नीचे जाकर मरोगे, या हिंदुत्व वाले किसी कार सेवक के या स्वयं सेवक के चाकू को खा के मरोगे, अगर यही आपको विकल्प देने हैं तो हमें मरना नहीं है, हमें खुद भी जीवित रहना है और इस देश की खेती किसानी और इस देश की जनता को भी जीवित रखना है। इसलिए किसान जो लड़ रहा है वो पूरे देश की जिंदगी के लिए लड़ रहा है। देश की खेती किसानी और जनता की भूख के लिए जो संकट पैदा हो रहा है, उस संकट के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं हो सकता। ये सादा सी बात है। अगर इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आती तो आने वाले दिनों में वो भुगतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।